अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ एक्सप्रेसो। मैं हूं आपका होस्ट अली अनीक सैयद और मैं हूं हिना आदिल। आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक हो जनाब। जुम्मे को सैयदुल अय्याम भी कहा जाता है। आज के दिन इबादत जो है वो ज़्यादा कीजिएगा, दुरूद इब्राहिमी कसरत से पढ़िएगा, जुम्मे की नमाज का ख़ास एहतमाम कीजिएगा। और कहा यही जाता है कि जुम्मे के दिन एक ऐसी घड़ी ज़रूर होती है जो कबूलियत की होती है, तो बहुत सारी दुआएँ कीजिएगा पाकिस्तान के लिए, उम्मत मुसलमा के लिए, ख़ास तौर पर अपने फ़लस्तीनी बहन भाइयों के लिए और कश्मीरियों के लिए, जहाँ जहाँ मुसलमानों पर मजालिम ढाए जा रहे हैं उन सब मुसलमानों के लिए ख़ास दुआएं आज के दिन ज़रूर कीजिएगा जनाब। आज के दिन का अच्छा सा आगाज़ हो चुका है क्योंकि हम लोग आ गए हैं एक्सप्रेसो में। आपके साथ बहुत कुछ शेयर करने के लिए है हमारे पास। और सबसे पहले तो हम एक जो गुमुगु और चैमगोइयाँ चल रही थी, सर्दी आ रही है या नहीं आ रही है, सर्दी दिसंबर आ गया नहीं आ रही। अली, आज मुझे ज़रूर आते हुए महसूस हुआ कि हल्की हल्की धुंध और वो जो सर्दी का मौसम को फील आती है ना, उसमें फील आती है। मैं जंगलों से नहीं आती हूँ। हाँ, रोड जहाँ पे कुछ आता हो वहाँ पे आपको डेफिनेटली पता चलता है। शहर में जहाँ ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होती है तो आपको आइडिया नहीं होता कि वेदर कैसा। खैर, वहाँ पे खुला खुला मौसम और मुझे लगा कि ठंड भाई आने शुरू हो गई है बाकायदा तौर पर। अब तैयारी पकड़ लें, दिसंबर के एंड से ऐसी शानदार किस्म की, जानदार किस्म की सर्दी पड़ने वाली है कि वो संभाले नहीं संभाली जानी है आप सबसे, क्योंकि ऑलरेडी शुमाली इलाका जात में तो बर्फबारी हो रही है, बारिश हो रही है, मौसम ज़बरदस्त है वहाँ का। यहाँ पे बस अब थोड़ा थोड़ा मामला जो है वो बेहतर होना शुरू हो गया। जनाब, अपने आप को गर्म रखने के लिए इंतजाम पूरे कर लें, हीटर्स लगवा लें, अगर नहीं लगे हैं तो उसके साथ साथ गर्म कपड़े अपने इस्तेमाल कीजिए। और किसी वक्त भी आपको ठंड लग सकती है। ये हवा ऐसी है जिसका कोई पता नहीं चलता है। अगर आपने अपना ख्याल नहीं रखा तो आप भी पकड़ में आ जाएंगे। और शुक्र करें कि अभी जो स्मॉग वाला सिलसिला है वो कम हुआ है और उसके लिए ताज़ा सर्वेज भी सामने आ रहे हैं। स्मॉग के हवाले से वो लोग कह रहे हैं कि हमें अपनी मदद आपके तहत ये चलना चाहिए। जी, अपनी मदद आपके तहत तो आपको चलना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ हुकूमत को इकदाम नहीं छोड़ने चाहिए। हुकूमती इकदाम के हवाले से भी तो पता नहीं चला हर लिहाज से। अभी आपने हीटर्स का भी जिक्र किया, तो भाई गैस तो यहाँ आती नहीं है और ज़रूर उसका बिल आ जाता है, उसकी लोड शेडिंग भी चल रही है। और अगर बिजली के हीटर्स चलाए वो अफोर्डेबल नहीं होते, तो जनाब यहाँ भी रिलीफ आवाम को चाहिए। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग हीटर से परहेज करें और ज़्यादा से ज़्यादा गर्म कपड़ों में अपने आप को रैप करें। और हुकूमत से दरख्वास्त कर सकते हैं कि यार एक तो गैस की लोड शेडिंग जो है उसे कम कर दिया जाए, और एक तो हम देखें कि पर यूनिट जो है उसकी भी जो कीमत है वो बढ़ा दी गई है और वो एक्सपेंसिव हो गई है। अब गैस भी और बिजली भी एक्सपेंसिव हो गई। लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, आप बाहर कई ममालिक में जाते हैं, वहाँ पर आपको अंदाज़ा होता है कि आपको घरों में हीटेड माहौल मिलता है जिसकी वजह से आपको ठंड महसूस नहीं होती है। लेकिन हमारे घरों में क्या सिलसिला है? हमारे घरों में ये सिलसिला है कि यहाँ पर ईंट और सीमेंट की दीवारें होती हैं और वो अक्सर ठंड में मज़ीद ठंडी हो जाती हैं। तो आप जब अपने घर में बैठे होते हैं तो आपको टेम्परेचर ज़्यादा लो फील होता है, ज़्यादा सर्दी फील होती है। और जब आप बाहर निकलते हैं तो फिर आपको महसूस होता है कि शायद उतनी ठंड नहीं जितनी घर बैठे महसूस हो रही थी। चलें जनाब, इस पर तो बात करते ही रहेंगे, आगे आने वाले बहुत से प्रोग्राम में सर्दी की बात चलेगी। लेकिन अभी हम बात करते हैं क्रिकेट की। तो आपको बताते चले कि जिम्बाब्वे ने T20 सीरीज के तीसरे और आखिरी मैच में पाकिस्तान को दिलचस्प मुकाबले के बाद 2 विकेटों से शिकस्त दी है और ग्रीन शर्ट्स ने सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली है। बुलावाइयों में खेले गए मैच में पाकिस्तानी टीम ने मुकर्रर 20 ओवर्स में 7 विकेटों के नुकसान पर 132 रन बनाए थे। कप्तान सलमान आगा 32 रन बना सके, तैयब ताहिर 21, कासिम अकरम 20 रन बनाकर नुमाया रहे। ताहम जवाब में मेज़बान जिम्बाब्वे ने पाकिस्तान का 133 रन का हदफ आखिरी ओवर में 8 विकेटों के नुकसान पर हासिल कर लिया। आखिरी ओवर में मापोसा 4 गेंदों पर 12 रन के साथ नॉट आउट रहे। जी हाँ, और अपनी टीम को पाकिस्तान के खिलाफ आखिरी T20 में कामयाबी उन्होंने दिलवा ही दी। दूसरी जानिब हम बात करेंगे जी ICC चैंपियंस ट्रॉफी की। तो ट्रॉफी पर भारतीय हठधर्मी के बायस कल का जो ICC इजलास है वो शुरू होने से कबल ही मुलतवी कर दिया गया। जरा ये बताते हैं कि भारतीय वोट से जवाब ना मिलने की वजह से इजलास को मुलतवी किया गया। अब भारतीय मीडिया कुछ दावे कर रहा है और वो दावे ये हैं कि ICC चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के मामले पर भारत ने पाकिस्तान का जो फ्यूजन फार्मूला है उसे मान लिया है। भारतीय खबर एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि आइंदा साल चैंपियंस ट्रॉफी हाइब्रिड मॉडल के तहत होगी। फैसला ICC हेडक्वार्टर्स में होने वाले गैर रस्मी इजलास में किया गया है और रिपोर्ट में यह दावा भी किया गया है कि मंजूर शुदा मॉडल के तहत भारत चैंपियंस ट्रॉफी दुबई में खेलेगा और पाकिस्तान भी 2027 तक भारत में शेड्यूल इवेंट खेलने नहीं जाएगा। पाकिस्तान भी भारत की मेजबानी वाले इवेंट्स न्यूट्रल वेन्यू पर खेलेगा और वाज़ेह ये भी रहे कि पाकिस्तान ने गुज़िश्ता दिनों इवेंट के बर वक्त इनेकाद को यकीनी बनाने के लिए बराबरी की सतह पर
काबिल अमल तजवीज़ पार्टनरशिप या फ्यूजन जो मॉडल है वो दी थी, और उसमें आईसीसी के तमाम बैनुल-अक़वामी टूर्नामेंट्स में पाक भारत मैचेस न्यूट्रल वेन्यू पर रखे जाने की तजवीज़ थी। और तहम इवेंट के आगाज़ से 3 माह कबल भारत ने रवायती हटदर्मी का मुजाहरा किया हमेशा की तरह और पाकिस्तान आने से इनकार कर दिया, जबकि दीगर तमाम टीमें पाकिस्तान आने पर राजी हैं। और आईसीसी वफ़ भी कई बार पाकिस्तान आने के बाद यहाँ सिक्योरिटी और दीगर जो इंतजामात हैं उनसे मुतमईन होकर जा चुका है। और ज़रा ये बता रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी पर आईसीसी इजलास अब 7 दिसंबर को होगा। ये है जी ओवरऑल क्रिकेट की इस तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए हम मौजूद हैं स्पोर्ट्स के तज्ज़ियेकार सलीम खालिक साहब और इरशाद महमूद साहब, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले सलीम साहब आपकी जानिब आएंगे बताइएगा, आपसे यही गुफ्तगू चलती रही और इसी मुद्दे पर हम बात करते रहे कि हाइब्रिड मॉडल की तरफ जा रहे हैं। आप देखें हाइब्रिड मॉडल की तरफ हम आ गए हैं, लेकिन अभी तक भी कुछ चीज़ें तय होना बाकी हैं। क्या चीज़ें हैं वो, ज़रा रोशनी डालेंगे? देखिए, हाइब्रिड मॉडल तो सिर्फ एक जो पहले बात हो रही थी वो इस तरह का था कि इंडिया की टीम बस यहाँ पर नहीं आएगी, हम वहां जाते रहते थे। पाकिस्तान ने इसको थोड़ा बढ़ाया कि भाई ऐसा क्यों है कि आप अब आते नहीं, हमसे तवक्को होती है कि हम आपके यहाँ आके खेलेंगे। तो इसको फिर नया नाम दिया गया पार्टनरशिप एंड फ्यूजन फार्मूला, जो पाकिस्तान ने दिया कि 3 साल तक फिलहाल ऐसा करते हैं कि इंडिया में जो भी इवेंट हो आप नहीं आएंगे, पाकिस्तान में जो भी इवेंट हो आप नहीं आना, और हम दुबई में खेल लेंगे अपने मैचेस। इसमें इंडिया ने शुरू में दिलचस्पी दिखाई, लेकिन उसके बाद फिर फाइनल वगैरह को लेकर थोड़ा सा इस तरह कहा कि शायद ना माने। लेकिन कल फिर जो ब्रेक थ्रू हुआ वो शाम को शायद इंडिया ने अपनी गवर्नमेंट वगैरह से मशवरा किया होगा। उसके बाद वहाँ की जो सरकारी खबर रसा एजेंसी है उसने खबर रिलीज की कि इंडियन जो क्रिकेट बोर्ड है वो मान गया है पाकिस्तानी तजवीज, इस जो नया फार्मूला है। लेकिन अभी भी बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हल तलब है, जिसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो कुछ मुतालबात सामने रखे हैं इंडियन क्रिकेट बोर्ड और आईसीसी के सामने, उसमें बात हो रही है, बैकडोर बातचीत जारी है, आज भी होगी। लेकिन चैंपियंस ट्रॉफी की हद तक फार्मूला तय पा चुका है। और कल एक ब्रॉडकास्टर्स की मीटिंग हुई थी दुबई में, वहां पर आईसीसी ने उनको साफ बता दिया कि इंडिया और पाकिस्तान का मैच जो है वो दुबई में होगा, क्योंकि उनको ज्यादा फिक्र उसी बात की थी कि एक उस मैच की आमदनी और बाकी मैचेस की आमदनी एक तरफ होती है। तो पीसीबी के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी वैसे तो बहुत बिजी है, लेकिन क्रिकेट में इस इशू को हल करने के लिए उन्होंने दिन रात काम किया है और अभी भी रात गए तक दुबई में ही वो मौजूद थे, शायद रात को वापस आए हो। और कुछ ऐसे और भी चीजें हैं जो तजावीज हैं जो अगर हो गई कबूल तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू होगा। अच्छा। सिर्फ अगर हम इस हद तक भी जाएं कि अगर ये फार्मूला भी मान लिया पार्टनरशिप एंड फ्यूजन, तो ये भी पाकिस्तान क्रिकेट के लिए एक ब्रेक थ्रू होगा कि जी पहले हम जाते थे वो नहीं आते थे, लेकिन अब बराबरी की सतह पर बात हो रही है। पहली बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने टक्कर दी उनको। सही है। और बिल्कुल ठीक है, इस तरह के आंखों में आंखें डाल के बात। दुरुस्त। इरशाद महमूद साहब भी हमारे साथ मौजूद है। इरशाद साहब, जिस तरह से अब जो भारतीय मीडिया दावे कर रहा है और जिस तरह से अभी बात की जा रही थी, सलीम खालिक साहब भी कहते हैं कि जो फ्यूजन फार्मूला है बिलाखिर या पार्टनरशिप फार्मूला है उस पर कहीं ना कहीं लग रहा है कि भारत रजामंद हो गया है। क्या ऐसी वजह होगी कि भारत जो है अब इस चीज़ को मान गया है? क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे थे बहुत टाइम से हटधर्मी दिखाई जा रही थी। हो सकता है कि जैसा ये चाह रहे हों कि जो उनकी मुश्किलात हैं वो थोड़ी सी कम हो जाएं, या जो प्रेशर बिल्ट हुआ है वो कम हो जाए। ब्रॉडकास्टर्स की तरफ से बड़ा प्रेशर था आईसीसी के ऊपर ऑलरेडी। क्या रीजंस हैं बेसिक इस फॉर्मूले को मानने की? जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। मेरा ख्याल है पहली दफ़ा जो है वो जिसे कहते हैं कि इंडिया जो है वो प्रेशर में आया है, वरना पाकिस्तान जो है वो हमेशा कुछ कंडीशंस तो सेट कर रहा होता था, लेकिन पाकिस्तान को फिर इंडिया जाना पड़ता था। जिस तरह के लास्ट ईयर 2023 के 50 ओवर के वर्ल्ड कप में पाकिस्तान को कुछ धमकियां भी मिल रही थी, पाकिस्तान ने कुछ वेन्यूज़ पे भी अपने रिजर्वेशन शो किए थे, लेकिन फिर पाकिस्तान वहाँ खेलने चला गया। लेकिन उसके बावजूद इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने और इंडियन गवर्नमेंट ने किसी फैन को वीज़ा नहीं दिया, किसी जर्नलिस्ट को वीज़ा नहीं दिया। तो डेडलॉक का जो मामला है वो इंडिया की तरफ से ही शुरू होता है। पाकिस्तान तो हमेशा एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में एक पॉजिटिव रिस्पांस दे रहा होता है, लेकिन ये बिल्कुल जैसे सलीम ने कहा कि इस दफ़ा बराबरी का मामला है और बिल्कुल पाकिस्तान ने बहुत, मैं समझता हूँ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बड़ा ज़बरदस्त स्टैंड लिया है और उस पर बिल्कुल पीछे नहीं हटे, जिसकी वजह से मेरे ख्याल में इंडिया पे काफ़ी प्रेशर आया है। राइट। दूसरी चीज़ मैं समझता हूँ जय शाह साहब का क्योंकि टर्म अब शुरू हो रहा है एज चेयरमैन आईसीसी, तो जब इंसान ऐसी पोजीशन पे आ जाता है, जब वो वर्ल्ड बॉडी का हेड होता है, तो उसको बहुत एक नाजुक सूरत-ए-हाल फेस करनी पड़ती है। वो ऑब्वियसली अपनी कोई बायसेस नहीं दिखा पाता। तो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जय शाह साहब पे प्रेशर होगा कि उनके टेन्योर के शुरू में ही कहीं खुदा न खास्ता ऐसा ना हो जाए
कि चैंपियंस ट्रॉफी ही कैंसिल हो जाए या इसमें और कोई वोटिंग में कोई प्रॉब्लम हो जाए, तो मेरे ख्याल में उन्होंने भी इसको बैलेंस किया है। तो अब देखिए ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या आता है इसी की। बिल्कुल सलीम साहब, रिशाद साहब जो जिक्र कर रहे हैं जय शाह का, लेकिन जो अहम जिक्र है इस वक्त वो मोहसिन नकवी का है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि उनकी मौजूदगी की वजह से बहुत सी ऐसी पेशकश अब की जा रही हैं जो पहले अगर की जाती तो आज उन पर, भारत पर ख़ास तौर पर एक मुख्तलिफ दबाव होता। हमारे खिलाड़ी भी वहाँ जाकर खेलते रहे, लीग्स भी खेलते रहे, और उसके बाद खुद उनकी मर्ज़ी से उनका आना बंद हुआ है। तो आप क्या सोचते हैं, मोहसिन नकवी की क़यादत में अब कुछ चीज़ें जो बदल रही हैं वो अच्छे के लिए बदल रही हैं? आपको लगता है कि उनकी क़यादत बहुत मौजू साबित हो रही है पीसीबी के लिए? नो डाउट, बिल्कुल ऐसे ही है। और उनके कंधे पर बड़ी भारी जिम्मेदारी गवर्नमेंट जो उन्होंने एक संभाला मिनिस्टर का वो भी है, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने क्रिकेट के लिए वक्त निकाला और जिस तरह से इस मसले को उन्होंने हैंडल किया है ये बहुत जबरदस्त है। अगर पाकिस्तान के सारे मुतालबात कबूल हो गए जो बेशतर होने वाले हैं, तो इस मैच के मैन ऑफ द मैच उन्हीं को, मोहसिन नकवी को ही करार देना चाहिए। राइट। लेकिन कबलन वक्त अभी मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अभी हमें थोड़ी खुशी नहीं मनानी चाहिए, जिस तरह अभी ऑफिशियल अनाउंसमेंट जब तक ना हो। कल एक मीटिंग होनी है आईसीसी की जिसमें शायद ये सारी चीजें हो, क्योंकि आपको याद होगा माजी में भी जब बिग 3 का मामला था तो इंडियन क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान को अपने साथ मिलाने के लिए कि हिमायत करना, क्योंकि एक अगर हिमायत नहीं करते थोड़ा अजीब सा लगता। हाँ। एक ऐसी पेशकश की थी, हम इतनी सीरीज खेलेंगे ये खेलेंगे, वो लेटर मेरे पास उस लेटर की एक कॉपी रखी हुई है जो उनके लेटर हेड पे लिखा था, लेकिन बाद में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो उस साबका तजुर्बे को मद्देनजर रखते हुए इस बार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले को आईसीसी के जरिए कराने का सोचा, आईसीसी बोर्ड से मंजूरी लेने का बोला। तो अब इंडिया के लिए पीछे हटना भी इतना आसान नहीं होगा। एक ये मॉडल तो माना जा रहा है, साथ में कुछ पाकिस्तान को इजाफी कुछ जैसे नुकसान हो गया, इंडियन टीम यहाँ आके नहीं खेलेगी तो कुछ पैसे मिल जाए या कुछ और भी इवेंट, काफी सारी चीजें मुझे भी पता है। लेकिन अभी इसलिए मैं भी नहीं कहना चाह रहा कि जब तक उनको अनाउंस ना हो तो मामला ये होता है, मीडिया में आती बहुत सारी चीजें खराब हो जाती हैं। लेकिन जो बातें मुझे पता चली हैं फ्रॉम द टॉप लोगों से वो ये है कि बहुत कुछ पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अच्छा होने वाला है और होपफुली कल ही कुछ अच्छे अनाउंसमेंट सामने आए। सही है, इंशाल्लाह हम उम्मीद यही करते हैं। रशाद साहब आप बताएं, चले हम चैंपियंस ट्रॉफी के अब इनेकाद का तो चले कहीं ना कहीं डाउट क्लियर हो रहा है। जिस तरह से अब पाकिस्तान जो है दिफाई चैंपियन के तौर पर खेलेगा, हमारी टीम की तैयारी को आप कैसे देखते हैं? जी मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की क्रिकेट में एक बड़ा एक डेफिनेट चेंज अब नज़र आ रहा है जो कि कुछ दिन पहले तक भी नहीं था। और मैं समझता हूँ कि अगर आप ये देखें उठा के स्टेटमेंट्स तो पिछले 2-3 सालों के तो रमीज़ राजा साहब ने, शोएब अख्तर ने, शाहिद आफरीदी साहब ने ये कहा था कि पाकिस्तान में क्रिकेटिंग का टैलेंट तकरीबन ख़त्म हो गया है, उस लेवल का नहीं है। तो अचानक इतने लड़के जो नए आ गए वो कहाँ से आ गए अगर टैलेंट नहीं है पाकिस्तान में? तो इसमें मेरे ख्याल में वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे वाला मामला है कि आकिब जावेद साहब ने आके इतने नए लड़कों को पाकिस्तान क्रिकेट में चांस दिया है। और जाहिर है जब तक इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं होगा प्लेयर्स का तो उनका मेयार बेहतर नहीं होगा। तो इतने लड़के ट्राई किए गए हैं, 26 लड़कों का अनाउंसमेंट हुआ था जो पाकिस्तान के ऑस्ट्रेलिया और जिम्बाब्वे टूर के लिए, और अब साउथ अफ्रीका में भी कुछ नए लड़के जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ एक बड़ी खुशाइंद बात है और पाकिस्तान को सुफियान मुकीम और कई और अच्छे नए लड़के मिल रहे हैं जो होराइजन पे उभर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चैंपियंस ट्रॉफी में पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकती है। जो अब तक कहा जा रहा था कि पाकिस्तान के पास उस लेवल का टैलेंट नहीं है, मेरे ख्याल में पाकिस्तान को डेफिनेटली एक बेहतर सूरत हाल नजर आ रही है अब जो कि इंग्लैंड को भी होम ग्राउंड पे हराया। तो मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा बेहतरी पाकिस्तान में आने वाली है। बिल्कुल सलीम साहब, रिशाद साहब ने फिर से उसी चीज़ की इंडिकेशन दी है मोहसिन नकवी साहब की कारकर्दगी की, लेकिन इसके साथ साथ आकिब जावेद के बारे में आप क्या सोचते हैं? उनकी मौजूदगी से कितना फ़र्क पड़ा है? आप क्या सोचते हैं कि जो रद्दोबदल किया गया खिलाड़ियों में और मुख्तलिफ टीमों से मुख्तलिफ सीरीज़ में मुख्तलिफ खिलाड़ियों को खिलाने का पूल तो इसकी वजह से डेवलप हुआ है, तो आप मोहसिन नकवी को इसका ज़्यादा क्रेडिट देंगे, उनकी क़यादत को, या आकिब जावेद को देंगे? देखिए, आकिब जावेद को लेकर मोहसिन नकवी आए थे और उनको फ्री हैंड भी दिया, तो दोनों को क्रेडिट देना चाहिए इसका। आकिब जावेद ने जो किया वो कोई और नहीं कर पाया। उन्होंने आते के साथ ही बाबर, शाहीन और नसीम इन सीनियर्स को, हालांकि मैच हारे हुए थे पाकिस्तान, बिठाया। जो प्लेयर फिटनेस टेस्ट में फेल हो चुके थे स्पिनर, उनको खिलाया। एज के उनको सवाल उठाया जाता था, उन्होंने उसको भी नजरअंदाज किया। उन दोनों ने हमें मैच जितवा के दिया।
तो एक तरह से प्लेयर पावर भी खत्म हुई। जो प्लेयर अपने आप को समझते थे कि वो नागुज़ीर हैं, उनके बगैर पाकिस्तान क्रिकेट नहीं चल सकती, उनको मैसेज मिल गया कि नहीं जी ऐसा नहीं है, आपके बगैर भी खेल सकते हैं। फिर जैसे जिम्बाब्वे जैसे टूर से अब आप देखेंगे जिम्बाब्वे के ये बच्चे, चले तीसरा मैच तो हार गए, ओवरऑल अगर आप देखें तो इस टीम को हराने के लिए बाबर, शाहीन, नसीम, रिजवान सबको साथ लेकर जाते थे, फिर भी एक आध मैच में परफॉर्मेंस खराब रह जाती थी। आप इससे अंदाजा लगाएं। और अब यंगस्टर को मौका मिला, यंगस्टर्स ने अच्छा परफॉर्म किया, तो आप देखें कल हार भी गए 2 विकेट से, उसके बावजूद वो क्रिटिसिज्म आपको नजर नहीं आया, क्योंकि लोग इस चीज से खुश हैं कि यार चलो नए लड़कों को मौका तो मिला। और यही होना चाहिए जब भी कोई छोटी टीम से सीरीज हो, आपको इसी तरह, और नहीं तो कहाँ आप अपने नए टैलेंट को आप पाएंगे। तो ये इसका क्रेडिट बिल्कुल आकिब जावेद को जाता है कि उन्होंने इतने सारे नए प्लेयर्स को मौका दिया, और जो पुराने ऐसे प्लेयर जो भूली बिसरी दास्तान बन गए थे उनको लेकर, जैसे अभी अब्बास को लेकर आए वापस, अब्बास की भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी, उनको मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन अब साउथ अफ्रीका में उनको भी लेकर आए, तो नो डाउट ये अच्छे डिसीजन है। ठीक है रिशाद साहब, जिस तरह से अभी आपने भी बात की, सलीम खालिद साहब भी यही कह रहे हैं, चेंज इज ऑलवेज गुड। जो जिस तरीके से अभी अली ने बात की कि डिफरेंट टीमों के साथ हमारे डिफरेंट प्लेयर्स को खिलाया गया, यंगस्टर्स को स्पेशली चांस दिया गया, और इसकी वजह से ही जो पूल है वो बढ़ा, और पता चला कि भाई कौन कौन सा प्लेयर किस किस कैटेगरी का और किस किस माहौल में जो है वो खेल सकता है। कल के मैच पे क्या कमेंट करेंगे? मैं चाहूंगी इन दी एंड जरा उस पर कमेंट कर दें आप, यंगस्टर्स की परफॉर्मेंस। जी अच्छा देखिए, एक बात है कि जो इस वक्त क्रिकेट के एक्सपर्ट्स हैं वो ज़्यादातर ये बात कर रहे हैं कि सलमान अली आगा जो खुद हैं वो उनमें कैप्टनसी के इतने जरासीम नज़र नहीं आ रहे, या उनकी खुद भी प्लेस T20 क्रिकेट की टीम में इतनी गारंटीड नहीं है। और ये बात है कि पाकिस्तान में कोई अच्छा खिलाड़ी जब उभरता है तो उसको फौरन कैप्टनसी के लिए नॉमिनेट कर दिया जाता है, जो मेरे ख्याल में गलत तरीका है, क्योंकि वो फिर वहां पे ही जाके कुछ सियासत शुरू हो जाती है। तो अभी जो है सलमान अली आगा की लीडरशिप में मुझे कुछ फुकदान नजर आया, और ये नजर आया कि पाकिस्तान बहुत बेहतर स्कोर कर सकता था। कल भी 132 का जो स्कोर था वो बहुत कम था। मेरे ख्याल में प्लेयर्स को ज़्यादा रिस्क लेना चाहिए था, और डेफिनेटली जिम्बाब्वे की टीम कोई वर्ल्ड की टॉप टीम नहीं है, तो उसमें अगर बहुत ज़्यादा आगे निकल के भी हिट्स मारते और आउट ऑफ द ग्राउंड भी हिट्स मारते तो उसमें रिस्क लेने की जरूरत थी। तो 132 वाज अ रादर बैड टोटल। मैं समझता हूँ पाकिस्तान से बहुत बेहतर कर सकता था। और उसके बाद फिर 7 विकेट लेने के बाद एक अबाउट 120 रन पे फिर उनको अलाउ किया कि वो फिर आखिर में उनके लास्ट विकेट। सलीम साहब, तो मैं समझता हूँ कल परफॉर्मेंस जरा सी उस लेवल की नहीं थी जो पिछले 2 मैचेस में थी। सलीम साहब, आप क्या कहेंगे? आखिरी ओवर में 12 रन चाहिए थे और उसको भी डिफेंड नहीं कर पाए। जी, वो जमदार जाहिर नए प्लेयर है, और नए प्लेयर्स को थोड़ा सा प्रेशर भी होता है। फिर इब्तदाई 2 बॉल्स में उनको चौका छक्का लग गया, जिससे पूरा गेम ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए थे, फिर तो 2 रन ही रह गए थे। लेकिन इस तरह का होता है, जो नए प्लेयर्स हैं उनको जब मौका मिलेगा, प्रेशर सिचुएशन में खेलेंगे तो इससे सीखेंगे और सीख कर फिर आगे बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम बॉलिंग की हद तक देखें तो बॉलिंग पाकिस्तान की फिर भी बेहतर रही। सुफियान ने खासतौर पर बड़ा जबरदस्त परफॉर्म किया। लेकिन अगर हम बैटिंग की तरफ आए तो बैटिंग में हम ये नहीं कह सकते कि बहुत डोमिनेट किया हमने। बैटिंग में हम लोग स्ट्रगल ही करते रहे, और कल भी कोई 50 नहीं बनी। सलमान अगर खेले तो 100 का उनका स्ट्राइक रेट था, जैसे रिशाद साहब ने भी अभी जिक्र किया कि उस तरह की एग्रेसिव बैटिंग उन्होंने नहीं की, और उसी दिफाई कॉल में नजर आए जहां बाबर और रिजवान थे। तो हमें थोड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेलनी होगी। और जब ये चले, ये टीम देखने में तो शाहीन की टीम लग रही थी, यानी पाकिस्तान ए लग रही थी, लेकिन फिर भी टैलेंट में जिम्बाब्वे से मैच करे थे, बल्कि जिम्बाब्वे से आगे ही जा रहे थे। तो ये मैच भी जीतना चाहिए था। लेकिन एक जो दिफाई हॉल में पाकिस्तान टीम नजर आती है, सीनियर नजर आते हैं, बच्चे भी उसी तरह से अब जा रहे हैं, जो चीज ठीक नहीं है। इधर थोड़ा हम लैग कर रहे हैं। एक बेखौफ होकर क्रिकेट खेलने की तरफ उनको लाना होगा। उस्मान से बड़ी उम्मीदें थी, लेकिन वो यहाँ परफॉर्म नहीं कर सके। तो कुछ प्लेयर्स ऐसे इंडक्ट करने होंगे टीम में जो बेखौफ क्रिकेट खेले, जैसे साइम अयूब आए हैं, वो कल नहीं खेल पाए बड़ी इनिंग, लेकिन उस तरह के 1-2 लड़के और ढूंढने पड़ेंगे। तो इंशाल्लाह ये फिर यंग टीम भी हमारी जो यंगस्टर है उनको भी जब इस तरह की सीरीज में कभी मौका मिलेगा तो अच्छा परफॉर्म करेंगे। सही है जी, बेखौफ होकर खेलना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया सलीम खालिद साहब और इरशाद महमूद साहब हमारे साथ थे। क्रिकेट पर हम गुफ्तगू कर रहे थे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। अब याद करेंगे निशान हैदर और सितारा जुर्रत हासिल करने वाली वाहिद शख्सियत हमारे हीरो मेजर शब्बीर शरीफ शहीद, जिनका 53वां यौम शहादत है। मेजर शब्बीर शरीफ 28 अप्रैल 1943 को गुजरात के ऐसे ख़ानदान में पैदा हुए जिसे पाकिस्तान को कई बहादुर बेटे दिए। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद ने 21 साल की उम्र में अफवाज पाकिस्तान में शमूलियत इख्तियार की और बतौर कैडेट काकुल एकेडमी से एजाज़ी शमशीर हासिल की। सन 71 की जंग में मेजर शब्बीर शरीफ की क़यादत में सलमान की सेक्टर में फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट की एक कंपनी को ऊंचे बंद पर कब्जे की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। मेजर शब्बीर शरीफ ने इस बड़े मार्के में दुश्मन के 43 सिपाहियों को जहन्नुम वासिल किया और 28 को कैदी भी बनाया। मेजर शब्बीर शहीद ने इस घमसान की लड़ाई में दुश्मन के 4 टैंक भी तबाह किए। 6 दिसंबर 1971 को दुश्मन के हमले का दिफा करते हुए मेजर शब्बीर शरीफ एंटी एयरक्राफ्ट गन से दुश्मन के टैंकों पर गोलियां बरसा रहे थे कि दुश्मन के टैंक का एक गोला उन्हें आकर लगा और मेजर शब्बीर शरीफ ने जाम शहादत दोश किया। मेजर शब्बीर शरीफ शहीद वो वाहिद शख्सियत हैं जिन्हें उनके लाजवाल कारनामों पर निशान हैदर और सितारा जुर्रत से नवाजा गया है। आपको शुरू ही से वतन अजीज़ पर जान कुर्बान करने का जज्बा था और मेजर शब्बीर शरीफ के बाबू मेजर अजीज़ भट्टी भी निशान हैदर हासिल करने वाले खुश नसीबों में शामिल हैं, जबकि आपके सगे छोटे भाई जनरल राहील शरीफ पाकिस्तान आर्मी के सिपा सलार के तौर पर भी फ़राइज़ सर अंजाम दे चुके हैं। पूरी पाकिस्तान मेजर शब्बीर शरीफ शहीद को सलाम पेश करती है। पूरी पाकिस्तानी कौम इस तरह के बहादुर सपूत, इस तरह के बहादुर हीरो हमारी हिस्ट्री का हिस्सा होते हैं जनाब। ये छोटा सा ट्रिब्यूट हमने उनको पेश किया है। अब आगे चलेंगे, अपना सेगमेंट शामिल करेंगे माइंड मैटर्स, जिसमें डॉक्टर कमल खालिद आज बात कर रही हैं शाही किला लाहौर की दीवार मुसव्वरी और उसकी दिलचस्प खुसूसियात के बारे में। मैं हूं डॉक्टर कमल खालिद और लाहौर शहर के हवाले से मेरा ख्याल है मेरे नाजरीन को अंदाज़ा हो चुका होगा कि मैं थोड़ी सी मुतासिब हूँ और ये तासुब बनता भी है क्योंकि लाहौर मेरी जाए पैदाइश है और मेरा बड़ा ही एक पसंदीदा शहर है। अगर लाहौर शहर के अंदर जो इतनी बहुत सारी जगहें हैं, इमारत हैं, और मुझसे कोई कहे कि इस शहर में आपकी पसंदीदा जगह कौन सी है, तो बहुत सी हैं, लेकिन बहुत पसंदीदा जो है वो है लाहौर का किला। लाहौर का किला एक वो जगह है जहाँ पर कि मैं अपनी स्टूडेंट लाइफ से जा रही हूँ और इस जगह ने हमेशा, मैं जब भी वहाँ से निकली हूँ, मुझे 4 नई चीज़ें दिखा के भेजा। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी विज़िट किया हो और मैंने वहाँ से कोई नई ऑब्जर्वेशन या कुछ ऐसी कोई नया एक्सपीरियंस ना वहाँ पे किया हो। और इस किले को मैंने चढ़ती सुबह में भी देखा और आधी रात को भी देखा और उसने तमाम रूप में मुझे एक अजीब व गरीब सहर में मुब्तला किया और वो सहर जो है वो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहा। और इस शहर का एक बड़ा खूबसूरत हिस्सा जो है वो शाही किले के अंदर उसकी एक दीवार मुसव्वरी है जिसको हम पिक्चर वॉल कहते हैं। ये पिक्चर वॉल जो है अमूमन लोगों की नज़रों से ओझल रहती है क्योंकि जब आप किले में एंटर होते हैं तो आप इतने इंस्पायर हुए होते हैं और आप इतने एक्साइटेड होते हैं कि आप भूल ही जाते हैं कि लेफ़्ट साइड पे एक बड़ी खूबसूरत सी दीवार है और वो दीवार जो है वो किले के, आप देखिए कि वो वेस्ट और नॉर्थ की साइड के ऊपर जा रही है। अब इस दीवार में ऐसा क्या है, ये दीवार जो है जो मुगलिया एक स्टाइल ऑफ आर्ट है, मैं समझती हूँ कि ये उसकी डिज़ाइन डिक्शनरी है। इस दीवार के ऊपर मुख्तलिफ पैनल्स बने हुए हैं जिनमें कि बहुत सारी टेक्निक्स इस्तेमाल हुई हुई हैं और ये टोटल जब हम इसको देखते हैं तो 80,000 स्क्वायर यार्ड का एक इलाका है, एक सरफेस है जिसको कि चप्पे चप्पे को एम्बेलिश किया गया है, डेकोरेट किया गया है और उसमें छोटे छोटे पैनल्स हैं, कुछ बड़ी आर्चेस हैं और उसके अंदर आपको मुख्तलिफ नौइयत के डिज़ाइंस, मोटिव्स, आपके फ्लोरा, फोना, बहुत कुछ वहाँ पर आपको दिखाई देता है। और जब आप उसको उस इमारत को मुझे देखते हुए कई डेकेड्स गुजर चुके हैं। मैं जब भी उसके आगे से गुजरती थी,
इमारत जो है वो मुझे अपनी तरफ हमेशा खींचती थी, और मुझे अंदाज़ा था कि इसके ऊपर ये जो सब रंगो रूप के नक्श हैं उनका कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर बनता है। और वाक़तन ऐसा हुआ कि आज से कुछ अर्सा पहले मैंने बड़ी एक संजीदा किस्म की रिसर्च करनी शुरू की, और जब मैंने उस रिसर्च पे काम किया तो मुझे पता चला कि जो इस इमारत के बारे में मेरी उम्मीदें थीं वो कतअन गलत नहीं थी। और इसकी जब मैंने तारीख़ पे बात की और जो कुछ उसको ढूंढना शुरू किया, अब ये इतनी तवील इमारत मुग़ल दौर में बनी, लेकिन इसमें एक बहुत अचंभे की बात ये है कि इसके बारे में हमें कहीं पर भी कोई हिस्टोरिकल नैरेटिव नहीं मिलता। अब मेरे लिए बहुत हैरत की बात थी, जहाँ पर मुग़लों ने अपने मुख्तलिफ़ इमारात और मुख्तलिफ़ अपने जो आर्टिस्टिक एडवेंचर्स थे उनका ज़िक्र किया, उसमें इस दीवार का कहीं कोई ज़िक्र नहीं है। उसकी एक वजह तो ये है कि शायद उन्होंने वाक़तन ज़िक्र नहीं किया, लेकिन दूसरी जो बात अब मुझे कुछ समझ आ रही है, जिस पे मैं बड़ी कॉन्शियस हूँ, वो ये कि हम तक जो उनका मटीरियल पहुँचा या उनके जो मेमोरीज पहुँचे हैं, मैं समझती हूँ वो नामुकम्मल हैं, और उनमें से जो कुछ सिलेक्टेड हिस्से जो है वो हम तक पहुँचे, और बाकियों को जो है वो जो तफसीलात थी उनको ओमिट कर दिया गया है। तो हो सकता है कोई अगर हमें ऐसा नुस्खा मिल जाए जिसमें हमें इस इमारत की तफसील पे मिल जाए, लेकिन जब तक नहीं मिलती तब तक मैंने एक तारीख़ जो थी वो उसके जो एविडेंसेस मिलते हैं उनसे कंस्ट्रक्ट करने की कोशिश की, और उस तारीख़ ने मुझे ये बताया कि ये जो दीवार है ये अकबर के दौर से बन चुकी हुई थी। और उसकी बड़ी सादा सी वजह ये है कि ये वो वाला हिस्सा है किले का जहाँ पर कि मुग़लिया ख़ानदान जो था वो रिज़ाइड करता था, वो रहते थे वहाँ पर। चुनांचे ये दीवार जो वेस्ट और नॉर्थ की तरफ है ये वहाँ मौजूद है, और ये बहुत थिक दीवार है। एक तो उसकी वजह यह है कि इसी के साथ साथ जो है वो दरिया रावी भी बहता था, वो भी इसको डैमेज कर सकता था। दूसरी अहम बात यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि पूरा मुग़लिया ख़ानदान जो है वो इसी दीवार के पीछे रहता था, क्योंकि इनके जितने लिविंग क्वार्टर्स हैं, आप इनके अगर मुख्तलिफ़ ख्वाबगाहें देखें जैसे कि शाहजहां की, जहांगीर की, वो सब वहाँ मौजूद हैं, और शीश महल जो है वो भी ऐन इस दीवार के पीछे वाक़या है। तो ये दीवार बनाई गई, और अकबर ने जो हमारा जो मौजूदा किला है उसकी जो इस वक्त जो सूरत है ये अकबर ने दी थी। और पहले ये किला जो था कच्ची मिट्टी की ईंटों का था, लेकिन अकबर के दौर में इसको पक्की मिट्टी की ईंटों को बनाया गया, और इसकी पूरा स्ट्रक्चर जो था उसको रीडिफाइन किया गया। तो उस रीडेफिनेशन में ये इलाका उसकी फैमिली के लिए मखसूस हुआ, और ये दीवार बनाई गई। दीवार की कंस्ट्रक्शन जब हो रही थी तो अब ये मैं वही सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मुझे ये बताता है कि उस वक़्त इसकी सरफेस जो है उसकी एक बेसिक लेआउट डिज़ाइन हो चुका था, और ये भी फ़ैसला हो चुका था कि इसके ऊपर इस तरह के मुख्तलिफ जो है मोटिव्स और डिज़ाइन जो हैं वो बनाए जाएंगे। उसकी वजह ये है कि इसके अंदर जो पैनल्स की डिवीज़न है वो इतनी सिस्टमेटिक और कोहेरेंस के साथ है कि वो कुछ भी सडनली चेंज नहीं होता, और ये सिर्फ उसी सूरत मुमकिन है कि जब दीवार की कंस्ट्रक्शन हो रही थी तो उसी लम्हे ये फ़ैसला हो चुका था कि किस पैनल के कितना उसको गैप देना है और किस तरह से उसको लेके चलना है। तो एक तो ये वजह है, और उसके बाद जहांगीर का दौर आता है, और जहांगीर आप जानते हैं कि आर्ट की दुनिया में उसका बहुत बड़ा नाम है, और फिर इसकी जो मुख्तलिफ डिज़ाइंस हैं वो उस पर आगाज़ होता है, और ये सिलसिला शाहजहां के दौर तक चलता है। और शाहजहां के दौर में आके एक दरवाज़ा जो है जो इस दीवार ही से मुत्तसिल है, जिसको हम शाह बुर्ज के नाम से याद करते हैं, ये वही दरवाज़ा है जिससे कि आप सब किले में एंटर होते हैं। क्योंकि किले का जो बेसिक बड़ा दरवाज़ा आलमगीरी दरवाज़ा बंद हो चुका हुआ है, तो आम तौर पे पब्लिक उसी शाह बुर्ज से ही अंदर जाती है। और शाह बुर्ज जो है बिलाशुबा किले का सबसे खूबसूरत और सबसे डेकोरेटेड दरवाज़ा है, और उसके साथ ये अगर आप आइंदा जाइए तो दीवार की तरफ जाके देखिएगा तो वहाँ पर हमें बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स मिलते हैं। तो शाह बुर्ज जो है
जो सबसे डेकोरेटेड दरवाज़ा है, और उसके साथ जो ये दीवार है, इस दीवार पे जितना भी काम हुआ हुआ है उसके अंदर मुख्तलिफ टेक्निक्स का इस्तेमाल है। उसमें आपको फ्रेस्को टेक्निक नज़र आती है और मुकद्दस दिखाई देंगे, लेकिन जो सबसे डोमिनेटिंग टेक्निक वहाँ यूज़ होती है वो काशीकारी की टेक्निक है। काशीकारी की टेक्निक जो है ये ग्लेज स्टाइल टेक्निक होती है, जिसमें टेराकोटा की टाइल्स को लेके उसके ऊपर रंगों के साथ ग्लेजिंग की जाती है। लेकिन मुश्किल पसंद तो ये थे सारे, उस मुश्किल पसंदी में ये जो काशीकारी है वो मुरक्का काशी है, यानी मोज़ेक काशी। मोज़ेक काशी में आप टाइल के छोटे छोटे टुकड़े करते हैं और उन टुकड़ों को एक जिगसा पज़ल की तरह तैयार करके और फिर उसको असेंबल करके लगा दिया जाता है दीवार के ऊपर। और इस मुरक्का काशी के साथ, मोज़ेक काशी के साथ, वहाँ पर डिज़ाइन के क्या क्या मोजज़े हुए उसके बारे में हम बात करेंगे अगले प्रोग्राम में। वेलकम बैक जनाब। इंसानियत की फलाह बहबूद के लिए नौजवानों की जो कारकर्दगी है और उनकी जो खिदमात हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। और आज हम आपको बताएं कि 4 ऐसे नौजवान हैं जिन्होंने लेटेस्ट डायना अवार्ड जीता है, और उनके नाम भी अगर आपको बताते चलें, बुशरा महानूर हैं, ज़ोहा वक्कास, डॉक्टर तहनीत इकबाल और उबैदुर रहमान हैं जिन्होंने ये अवार्ड जीता है, आपने नाम किया है। और जारी बात है कि जब नौजवान इस तरह की कारकर्दगी दिखाते हैं, इतने सीरियस मुद्दों पर लोगों की तवज्जो मबजूल करवाते हैं, ना सिर्फ दुनिया की, पाकिस्तान में रहने वाले लोगों की, बल्कि अपनी जो जनरेशन है उसके लिए भी आगे फ्रंट लाइंस पर खड़े हुए दिखाई देते हैं, तो बहुत फ़ख्र महसूस होता है उनसे। जी हाँ, बिल्कुल। और आज हम आपकी मुलाकात उन्हीं में से करवा रहे हैं, एक हमारे हीरो से। अटक से इनका ताल्लुक है जी। समाजी कारकुन हैं बुशरा महानूर, जिन्होंने 2022 के तबाहकुन सैलाब के बाद माहवारी जस्टिस की बुनियाद रखी और ख़वातीन को इस अहम मसले से मुतालिक आगाही फराहम की। और इस दौरान उन्होंने ख़वातीन को 1.5 लाख से ज़ायद सैनिटरी किट्स जो हैं वो तकसीम की, और इस हवाले से मुख्तलिफ स्कूल्स, कम्यूनिटीज़ में वर्कशॉप्स भी वो करवाती हैं और दोबारा काबिल इस्तेमाल सैनिटरी किट्स जो है तैयार करके ख़वातीन के लिए रोज़गार के मौके भी पैदा कर रही हैं। इस तरह से सैनिटरी मसनूआत पर जो टैक्स है उसके खात्मे के लिए भी ये सरगर्म है। मज़ीद उन्हीं से बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं बुशरा महानूर। अस्सलाम वालेकुम बुशरा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं बिल्कुल ठीक ठाक। बुशरा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि ये सोशल वर्क ये 2022 से ही शुरू हुआ, और सबसे पहले तो मेनली आपको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद, डायना अवार्ड आपने अपना नाम कर लिया माशाल्लाह से। ये 2022 से ही शुरू हुआ या इससे पहले भी अपने तौर पर आप कुछ ना कुछ सोशल वर्क कर रही थी? बहुत शुक्रिया। माहवारी जस्टिस का जो हमने आगाज़ किया वो 2022 के अंदर किया। इसके पहले भी छोटी एक्टिविटीज़ के अंदर तो हम इन्वॉल्व थे, लेकिन एक प्रॉपर्ली एक ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप 2022 के सैलाब के अंदर किया। और उसके पीछे वजह भी यही थी कि जब हम देखते हैं कि हमारी हुकूमत या फलाही अदारे किसी भी डिज़ास्टर के दौरान रिलीफ देते हैं तो बाकी चीज़ों पर तो फोकस किया जाता है, लेकिन ख़वातीन को ख़ास तौर पर निगलेक्ट कर दिया जाता है और इग्नोर कर दिया जाता है। हमारे भी एक ऐसा इशू है जो बहुत ज़्यादा शर्म से जिसको छुपाया जाता है, इसकी वजह से हम भूल जाते हैं अक्सर डिज़ास्टर्स के अंदर, सैलाब के अंदर ऐसी ज़रूरियात हैं जो अनमेट रह जाती हैं। और यही हमारे एक जहन में बात थी कि माहवारी सैलाब के अंदर रुक नहीं जाती है, और हम आगे उठे और हमने ये सेटअप किया और ताकि इंश्योर कर सकें वो तमाम लोग। तो महानूर, मुझे ये बुशरा ये बताइएगा कि ये जो माहवारी जस्टिस है ये क्या है, किस तरीके से काम करता है, इस पर भी ज़रा रोशनी डालें, फिर आगे आपसे पूछेंगे कि चैलेंजेस आपने क्या फेस किए इसमें। माहवारी जस्टिस एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर हम स्टूडेंट्स मिलकर काम करते हैं ताकि हम पीरियड पॉवर्टी, जिसका मतलब ये है कि एक्सेस ना होना माहवारी तालीम के लिए और एक्सेस ना होना माहवारी मसनूआत या पीरियड प्रोडक्ट्स को, अपने पीरियड्स को मैनेज करने के लिए, उसके ख़िलाफ़ हम फाइट करते हैं। हमारा काम ज़्यादातर एडवोकेसी वर्क है, यानी हम एजुकेशन के ऊपर काम करते हैं, तालीम के ऊपर काम करते हैं, और ये कि डिज़ास्टर्स के अंदर फ़र्स्ट लाइन रिलीफ प्रोवाइड करते हैं। लेकिन डिज़ास्टर्स के अलावा ज़्यादातर जो हमारा काम है वो फोकस है माहवारी तालीम पे। इसके अंदर हम बहुत ही फ़न और इनोवेटिव तरीके से माहवारी तालीम को बढ़ा रहे हैं, जिस तरह से पीरियड गेम्स बनाना, क्योंकि अगेन ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही स्टिग्माटाइज्ड है और लोग ओपन अप नहीं होते हैं कॉन्वर्सेशन से। हम कॉमिक बुक्स के
के ज़रिए, कार्टून्स के ज़रिए माहवारी तालीम फैलाते हैं। और एक नई चीज़ जो हमने करना शुरू की है वो है लोकल लैंग्वेजेस लाइक सिंधी, बलोची, उर्दू के अंदर रैप गाने बनाना। तो जब हम स्टूडेंट्स के साथ या छोटे बच्चों के साथ काम करते हैं तो रादर देन कि हम उनको एक टेक्स्ट बुक कन्वेंशनल तरीके में कोई अवेयरनेस सेशन कराएं, तो हम इन चीज़ों के ज़रिए, इन गीतों से, पोएम से और गेम्स के ज़रिए से माहवारी तालीम उनकी तरफ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। राइट, तो मुझे ये बताइएगा कि पहले तो आप अपनी एजुकेशन के मुतालिक भी हमें बताएं, आप क्या कर चुकी हैं, और उसके बाद दूसरा ये कि आप रोज़गार भी फराहम कर रही हैं, मकामी आर्टिस्ट को भी सपोर्ट करती हैं। मैं खुद मास्टर्स की स्टूडेंट हूँ और जब हमने ये शुरू किया तो मैं तभी अपना बैचलर्स ही कर रही थी। और अभी माहवारी जस्टिस को इस्टेब्लिश हुए तकरीबन 2.5 साल हो चुके हैं। बिल्कुल हम जो है ख़ास तौर पर इस तरह से काम करते हैं कि हमने एक बहुत बड़ा गैप देखा कि हमारे पास मार्केट के अंदर ये कमर्शियल पार्ट्स तो मौजूद हैं, बट अगेन वो दे कंट्रीब्यूट टू अ लॉट ऑफ पोल्यूशन हमारी माहौल के अंदर, और उसके लिए हमें कोई ऑल्टरनेटिव नहीं देखा। और ऑल्टरनेटिव बहुत महंगे होते हैं, ये जो दोबारा यूज़ करने वाले पैड्स या रीयूजेबल या सस्टेनेबल सप्लाईज होती हैं, बहुत महंगी होती हैं। तो तभी हमने शुरू किया सिंध के एक छोटे से गाँव झुटू तलक के अंदर, वहाँ पर हमने काम शुरू किया था उन्हीं सैलाब के बाद ख़वातीन के साथ। तो कुछ डिसेबल्ड ख़वातीन को साथ हमने मिलकर उनको ये किया, हम ये पैड्स बनाते हैं और छोटे छोटे उनको सप्लाईज देके, और ताकि ये पैड्स उन कम्युनिटी में डिस्ट्रीब्यूट किए जा सकें। और इसके अलावा अगर कहीं भी हमें स्कूल्स में या कहीं भी देने होते तो इंस्टेड ऑफ कि हम बाज़ार से वो अशिया ख़रीदें, हम ये रियूजेबल पैड्स देते हैं, ताकि इस तरह उन ख़वातीन को रोज़गार भी मिल जाता है और हम एक सेफ ऑल्टरनेटिव पैड्स का भी दे रहे हैं लोगों को। ज़बरदस्त, ये तो बहुत अच्छा काम है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जब ये आपने शुरू किया माहवारी जस्टिस 2022 में, और फिर इतना इम्पॉर्टेंट इशू है और यूजुअली इस पर बात नहीं की जाती बहुत ज़्यादा, और जब सैलाब के दौरान आपने कहा कि सैलाब अगर आता है तो उसमें ये प्रोसेस रुक नहीं जाता है, उसमें बल्कि ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस वक्त आपने जिस तरीके से 1.5 लाख ख़वातीन को सैनिटरी किट्स जो है वो दी थी, कितना चैलेंजिंग था उन ख़वातीन तक पहुँचना और फिर इस काम को करना? ये काफ़ी चैलेंजिंग है क्योंकि लोग इसको एक सीरियस इशू नहीं समझते हैं, इसको एक नॉन इशू समझा जाता है। ये समझा जाता है कि ये ज़रूरत नहीं है माहवारी की अशिया देना, एंड इट कम्स सेकेंडरी। तो सबसे पहले लोगों का ये जहन बदलना कि ये बहुत ज़रूरी है और बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये एक अहम था। लेकिन हम ये भी समझते हैं कि ये एटीट्यूड जो है कहाँ से फैला हुआ है। आज भी पाकिस्तान के अंदर माहवारी की जो मसनूआत हैं उनको लग्जरी टैक्स किया जाता है, आम ज़रूरत की अशिया की तरह ट्रीट नहीं किया जाता। तो अगर हमारी हुकूमत इतनी एक अहम ज़रूरत को लग्जरी ट्रीट करेगी तो शायद आवाम भी इसको ऐसे ही समझेगी कि ये ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो, और हमारी ये रिक्वेस्ट भी है हुकूमत से कि लग्जरी टैक्स पीरियड प्रोडक्ट से रिमूव किया जाए। लग्जरी हैंड बैग या लग्जरी वॉच की तरह कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसकी अहम ज़रूरत ना हो, बल्कि ये बहुत ज़रूरी है। तो ये बहुत चैलेंजिंग है लोगों के एटीट्यूड चेंज करना, लेकिन इसके साथ साथ जो है हमने बहुत सारी ख़वातीन लेड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ मिलकर काम किया जो लोकल इलाकों के अंदर काम कर रही हैं। तो अगेन रीचिंग आउट टू पीपल हमेशा से मुश्किल रहा है, बट द पावर ऑफ कम्युनिटी की वजह से ही हम आज यहाँ पे पहुँचे हैं और बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है जहाँ भी हम जाएं, ख़वातीन की तरफ से खास तौर पर। जहाँ भी पूछना चाह रही थी कि जिस तरह से आप स्कूल्स में, कम्युनिटीज़ में जाती हैं, वर्कशॉप्स कराती हैं, आपको रिस्पॉन्स कैसा मिलता है? इनिशियली जो है नेगेटिव फीडबैक भी हमें बहुत मिला, लेकिन फिर हमने साथ साथ खुद भी सीखा कि क्या चीज़ बेहतर हो सकती है और कैसे हम एक एक्सेप्टेंस गेन कर सकते हैं। तो यही हमने सीखा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम कम्युनिटी के लोगों को एम्पावर करें, वहाँ से माहवारी चैम्पियंस बनाएं जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ के ऊपर बात कर सकें, उनके साथ काम कर सकें, एंड रादर देन हैविंग अ सेशन जो एक बार या 2 बार हो, तो वो लोग वहाँ पे कॉन्स्टेंटली काम करें। सो अभी जिन इलाकों में हम काम करते हैं उन्हीं लोगों के ज़रिए जो उन इलाकों में मौजूद हैं उनको एम्पावर करके, उनको तालीम देके, उन ट्रेनर्स को ट्रेन करके हम काम करते हैं, ताकि हमारा काम ना सिर्फ सस्टेनेबल और लॉन्ग टर्म हो, बल्कि हम उन इलाकों में, कम्युनिटी में एक्सेप्टेंस भी हासिल कर सकें। बिल्कुल। और बुशरा, ये बताइएगा कि कितनी हिचकिचाहट आपको महसूस होती है कि लोगों में इस वक्त भी मौजूद है, क्योंकि आप फ्रंट लाइन पर हैं और आप जो काम कर रही हैं, बहुत सी ख़वातीन भी अवॉइड करती हैं कि ऐसे मौजू पर काम ना किया जाए
जाए जिस पर बात भी ना की जा सकती हो। आप फ्रंट लाइन पर काम कर रही हैं, जिसके लिए रिकग्निशन आपको ग्लोबली भी मिल रहा है, डायना अवार्ड दिया गया है। तो आप बताइएगा कि डायना अवार्ड तक का जो आपका सफ़र था वो किस कदर मुश्किलात का सामना आपको करना पड़ा, लोगों में आगाही फैलाने में और फिर अवार्ड हासिल करने में? बिल्कुल ये एक आसान सफ़र नहीं था, क्योंकि अगेन लोग सीरियस नहीं लेते हैं, इसको समझते नहीं हैं, और फिर बहुत बुरा समझा जाता है ख़ासतौर पर सोसाइटी के अंदर कि अगर आप माहवारी या रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे बात कर रही हैं, आप एक यंग वुमेन हैं, यंग अनमैरिड वुमेन हैं, तो आपके कैरेक्टर पे बात की जाती है, लोग बहुत बुरा समझते हैं, और जो है इस पे काफ़ी जो है हमें क्रिटिसिज्म किया जाता है। लेकिन अब जब मैं समझती हूँ कि हमें तकरीबन 2-2.5 साल हो चुके हैं, तो काफ़ी हम ये भी समझ लिया है कि किस तरीके से हम उस फीडबैक को, नेगेटिव फीडबैक को डील कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारी जो एक फ़ाइट है, ये एक बहुत बड़े कॉज़ के लिए है, और हमें भी समझना है, क्योंकि आज भी हमारे माशरे के अंदर अगर हमारी जैसा एक इतने नेचुरल अमल को साइलेंस किया जाता है, तो ये भी एक माशरे की तरफ से एक रेजिस्टेंस तो आएगी। वो साइलेंस करना दोबारा तो चाहेंगे, लेकिन अगर हम आज भी रुक जाएंगे तो हम अपने माशरे के अंदर वो तब्दीली नहीं ला सकेंगे, और हमारी नेक्स्ट जनरेशन्स भी उसी तरह से छुप कर शर्म महसूस करके अपनी माहवारी को गुजारेंगे, और हम ये नहीं चाहते। तो येस, इट इज़ चैलेंजिंग, बहुत ही ज़्यादा क्रिटिसिज्म महसूस होता है, लेकिन हम उन तमाम खवातीन, उन तमाम बच्चियों के लिए खड़े हुए हैं जिनका हम ऐसा ब्राइट मुस्तकबिल चाहते हैं जिसमें माहवारी को शर्म से एसोसिएट ना किया जाए। थैंक यू सो मच मानूर, आप हमारे साथ मौजूद थी, और कितना ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, और जिस तरह से अली ने कहा कि ग्लोबली आपको रिकग्नाइज किया गया और वो बनता था, और जिस तरीके से जिन चैलेंजेस को फेस करते हुए इतने इंपॉर्टेंट इशू पर इतना खुलकर आप बात कर रही हैं और इतनी अवेयरनेस फैला रही हैं, ये बहुत ज़बरदस्त है। जी, हम छोटी सी ब्रेक पर जाएंगे, आपका ही मचा आएगा। वेलकम बैक। तो जनाब अब बात करेंगे सफ़र है शोहरत के नए सिलसिले की। तो जी, प्लास्टिक बैग से खिलाफ आगाही मुहिम के सिलसिले में आपको पता है कि एक्सप्रेसो टीम जो है कराकरम हाईवे पर बाइसिकल पर सफ़र करते हुए गिलगित पहुंचे हैं, उसके बाद फिर वादी नगर गए और हुंजा में अब हैं, और हुंजा में दुनिया के जो अजीम तरीन कोहपैमा हैं सरबाज खान, उन्होंने हमारी टीम का इस्तकबाल किया है। सरबाज खान ने दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियाँ हैं वो सर की हैं, और 14 में से 11 चोटियाँ बगैर एडिशनल ऑक्सीजन के सर की हैं। एक्सप्रेसो में हमारे बहुत बार मेहमान रह चुके हैं, आज एक्सप्रेसो की टीम उनकी मेहमान बन गई है। बड़ा एजाज़ है ये हमारी टीम के लिए कि उनका इस्तकबाल सरबाज खान ने किया है। वकार अहमद मलिक इस वक्त सरबाज खान के साथ बैठे हैं, आइए ज़रा देखते हैं क्या गुफ्तगू हो रही है। बहुत शुक्रिया अली, बहुत शुक्रिया हिना। मैं इस वक्त हुंजा में हूँ और बाईसाइकिल पे हम गिलगित तक का सफ़र था और हम हुंजा में पहुँचे। मेरे लिए जो सबसे बड़ी इज़्ज़त अफजाई, मेरे लिए जो सबसे बड़ी एक खुशी वाली बात है वो ये है कि हमारे साथ इस वक्त सरबाज खान साहब बैठे हैं। दुनिया की 14 बुलंद तरीन चोटियाँ सर करने का एजाज़ रखते हैं। माउंटेनियरिंग की जो दुनिया है उसमें बहुत बड़ा नाम, और सबसे बड़ी जो इज़्ज़त अफजाई और ख़ुशी की बात यह है कि इन्होंने हमारा जो बाईसाइकिल का ये जो टूर था, यानी फ्राम मानसेरा टू गिलगित, कोई 450 किलोमीटर, इसको इन्होंने बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट किया। और इससे ज़्यादा इज़्ज़त अफजाई और क्या हो सकती है कि सरबाज खान जो हैं वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करें। बहुत शुक्रिया सरबाज भाई। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि जो बाईसाइकिल वाला जो हमने किया है, आप क्या समझते हैं कि ये जो आप बचपन से, क्योंकि आपका ताल्लुक हुंजा से है, तो आप तो बचपन से ये आपके लिए कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है, आप बचपन से फॉरनर्स को देखते आए हैं, वो सारे लोग बाईसाइकिल पे आते हैं। हमारे डोमेस्टिक पाकिस्तानी सतह पे पाकिस्तानी नौजवानों के हवाले से क्या आप कोई ऐसा ख्वाब या ऐसी ख्वाहिश रखते हैं कि कराकरम हाईवे पे साइकिलिंग होनी चाहिए? वकार भाई, जब हम छोटे थे, लाइक 96, 97 या 2002-03 तक बहुत सारे लोग साइकिल पे हुंजा और गिलगित बल्चिस्तान का रुख कर लेते थे। तो दरमियान में जो गैप आया था, और हम खुद भी वो कर रहे थे, महसूस कर रहे थे कि आजकल लोग TZ में या उसमें आके फिर देखे जाते। ये बहुत बड़ा इक़दाम है वकार भाई कि 450 किलोमीटर का सफ़र जो सख्त भी है,
पर आने वाले वक्त के लिए, टूरिज़म के लिए, इको फ्रेंडली टूरिज़म के लिए ये एक खुशाइन बात है कि आप बाइसिकल पे वहाँ से यहाँ तक आए हैं और हुंजा में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच। क्या आप जो असेसमेंट है फिजिकली जो एक्सर्शन या एफर्ट चाहिए होती है किसी माउंटेन को सर करने के लिए, आप समझते हैं कि हम कर तो नहीं सकते मतलब, लेकिन एक कोशिश कर सकते हैं, एक 6000 के हवाले से कोई ट्राई कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे क्लाइंबर्स जो डाउन से है, क्योंकि उनके लिए हम यूज्ड टू हैं। यहाँ पे हमारा बर्थ जो हमारे हुंजा है, नॉर्थ है इलाके, वो 2000 मीटर से ऊपर हमारी पैदाइशी होती है, तो हमारे लिए प्लस पॉइंट है क्लाइंबिंग। बट अभी डाउन से भी 3-4 साल से लाइक शेरोज है, नाइला है और अनम है, इस तरह के बहुत सारे लोग अभी क्लाइंबिंग की तरफ आ रहे हैं और 8000 क्लाइंब कर रहे हैं। तो आप तो मेरे ख्याल में काफ़ी अरसे से ट्रैकिंग और हाइकिंग कर रहे हैं और साइकिलिंग, जो कि हमारा जो क्लाइंबिंग का वो है उसका एक पार्ट है। जब हम क्लाइंबिंग के लिए 8000 पे जाते हैं, उससे पहले हम साइकिलिंग, रनिंग और एक्सरसाइजेस करते हैं, वो हमारा उसका हिस्सा है लेसन का। ऐसी तो बिल्कुल कर सकते हैं। और ओवरऑल जो पॉजिटिविटी है, यानी हम जब अपनी यूथ को देखते हैं कि अब एक यूथ होता है, उसके अंदर एनर्जी होती है, वो एनर्जी जो है उसने बाहर निकालनी होती है, तो वो उसको एक चैनल की ज़रूरत होती है। अगर वो चैनल ना मिले तो हो सकता है कि वो ड्रग्स की तरफ चल जाएं, वो चैनल ना मिले तो हो सकता है कि वो वन व्हीलिंग कर रहे हों। आप ये समझते हैं कि ये केकेएच जो हमारे यहाँ है, कराकोरम हाईवे, ये उस एनर्जी को चैनलाइज करने के लिए बड़ी खूबसूरत चीज़ है? ट्रू, बिल्कुल बिल्कुल। आजकल यंगस्टर को जो आपने ड्रग्स की बात की, तो क्योंकि ड्रग्स एक लानत है और उम्मुल खबासत कहा गया है, तो हमें चाहिए कि यंगस्टर खासकर जो हमारी यूथ है, जो टीनेजर्स हैं, वो ज़्यादा इन्वॉल्व होते जा रहे हैं। तो हमें चाहिए कि एज एथलीट और हमारा उसका तो हमें चाहिए कि हमें ऐसे मौके देना चाहिए उनको और ऐसे प्लेटफॉर्म्स मुहैया करके देने चाहिए, जो कि कराकोरम हमारे लिए सबसे बेस्ट। और आपको बेहतर भी पता है कि हर साल यहाँ पे साइकिलिंग का इवेंट्स होते हैं, जिसमें इवन कंपटीशंस भी होते हैं, तो ये एक बहुत अच्छा काम है। तो हमें बिल्कुल इसको यूटिलाइज करके हमें माउंटेनिंग का तो आपने अल्टीमेट वो जो करने के बाद, अब एक होता है कि जब पाकिस्तान दुनिया भर में जितने भी माउंटेनियर्स हैं, उसके बाद फिर वो कोई ना कोई एक ऐसा मकसदियत अपनी ज़िंदगी में लाते हैं कि वो उसके लिए फिर होके रह जाते हैं। आपने कोई ऐसा एरिया चूज़ किया है कि किस एरिया पे आप ज़्यादा काम करेंगे अब माउंटेनियरिंग के बाद? वकार भाई, अगर देखा जाए तो पूरे गिलगित बल्तिस्तान में पोटेंशियल है, और मैं चाहता हूँ कि सिर्फ माउंटेन क्लाइंब करके अगर मैं अपने लिए ही करके या अपना कोई कंपनी खोल के, बल्कि मैं चाहता हूँ कि आने वाले जनरेशन्स के लिए मैं लोगों के साथ मिलके, प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट के साथ मिलके ऐसे उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ पैदा करूँ, ताकि वो जो मुश्किलात हमने फेस की है, वो ट्रेनिंग के हवाले से है, वो फाइनेंशियली हो, वो इक्विपमेंट के हवाले से, इक्विपमेंट का खासकर फोकरान है, हम यहाँ पे कोई आउटलेट नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि ऐसे चीज़ें हम करें ताकि उनके लिए आसानियाँ पैदा हो, और आने वाले वक्त में हमारे जो यंगस्टर्स है, जो इस फील्ड में आना चाहते हैं, जिनके पास सकत है, वो इस फील्ड में आए और अपना नाम, लाइक हमारे नज़ीर साहब, अशरफ साहब, समीना बेग, रजब शाह उस्ताद, इस तरह के अब्दुल जोशी जैसे लोग और पैदा हो यहाँ पे। बिल्कुल, थैंक यू वेरी मच। है ना, बात ये है कि जो यानी जो अचीवमेंट होती है, मसलन हमने बाईसाइकिल पे जब सफ़र किया कराकोरम हाईवे का, तो उसका रिवॉर्ड क्या है? उसका एक रिवॉर्ड तो ये था कि वो कराकोरम हाईवे थी, इट्स वंडर था, उस पर बाईसाइकिल चलाना इट्सेल्फ एक बहुत बड़ा रिवॉर्ड है। दूसरा ये था कि हमने प्लास्टिक बैग, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, इसके खिलाफ पूरी कंपेन चलाई थ्रू आउट कराकोरम हाईवे पे सफ़र करते हुए, ये दूसरा बड़ा रिवॉर्ड है। और जो यानी ये उस सूरत में रिवॉर्ड होगा जब लोग ये प्लास्टिक जो है कम इस्तेमाल करेंगे या इस्तेमाल करना तर्क करेंगे, ये जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है और ये जो शॉपिंग बैग्स हैं प्लास्टिक के। और तीसरा जो अहम तरीन जो रिवॉर्ड है वो है कि हम यहाँ जब पहुँचे हैं तो सरबाज खान ने जो जिस तरीके से हमें रिसीव किया, यानी हम इस पूरी एफर्ट को जो अप्रिशिएट किया, तो इनके चेहरे की जो स्माइल है वो सबसे बड़ा हमारे लिए रिवॉर्ड है। वकार भाई बहुत शुक्रिया, सरबाज आपका भी बहुत शुक्रिया, गुफ्तगू सुनकर बहुत मज़ा आया। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे। वेलकम
बैक टू एक्सप्रेसो। जनाब, अमरीकी एजेंसी है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासा, जो कि मुख्तलिफ तकरीबात करवाती है स्पेस एक्सप्लोरेशन के हवाले से, और पाकिस्तान में भी कुछ अर्सा कबल ही उन्होंने ऐसी एक तकरीब की जिसमें पाकिस्तानी तलबा ने भी शिरकत की। इस तकरीब का मकसद जो था वो स्पेस ऐप्स मुतारिफ करवाना था, और उसमें हमारे 3 होनहार तलबा हैं जिन्होंने अपनी स्पेस ऐप मुतारिफ करवाई है जो गैलेक्सार के नाम से जानी जाती है, और उसको काफ़ी सराहा गया, पजीराई मिली। आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं महर अली, इमाद सुहेल, मोहम्मद अब्दुल्ला, और यहाँ पर मौजूद हैं उसी स्पेस ऐप के बारे में डिस्कस करने के लिए। इसके अलावा एक और इंट्रोडक्शन इनका ये है कि इन्होंने नेबुला के नाम से भी अपनी एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई है जो इसी पर काम कर रही है। बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमें ज्वाइन करने के लिए। अच्छा, सबसे पहले ये बताइएगा, महर आपसे बात करेंगे टीम लीडर होने की हैसियत से। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि कितने खुश हैं आपने स्पेस ऐप्स के लिए जो अपनी गैलेक्सार बनाई उसको पजीराई मिली, और नेबुला के बारे में भी कुछ बताइएगा। एक्चुअली मैं इसकी बहुत खुश हूँ, और स्टार्ट में मैंने कोलैबोरेशन की राह कमर के साथ फॉर द इवेंट मैनेजमेंट, और उसके बाद हमने इसमें पार्ट भी लिया, और हमारी टीम में मेरे साथ इमाद थे और अब्दुल्ला थे, और हमने मिलके एक ऐप को क्रिएट किया और उसकी नॉमिनेशन हो गई। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये कितना ज़्यादा चैलेंजिंग था। आप अभी जो हम डिस्कशन कर रहे थे, आप बता रहे थे कि ये जो इवेंट है इसको ऑर्गेनाइज भी जो लाहौर में ऑर्गेनाइज कराया है वो आप लोगों ने ही मिलकर करवाया है, आपकी टीम थी इसमें, उसने मैनेज किया। तो ये जो नासा स्पेस ऐप्स चैलेंज 2024 था, इसमें एक तो इसको ऑर्गेनाइज कराना लाहौर में, और दूसरा इसमें पार्टिसिपेट करना, और सिर्फ पार्टिसिपेशन की हद तक नहीं, जीत भी जाना। क्या फीलिंग्स हैं आपकी, ये मुझे बताएं इमाद आप। अच्छा, पार्टिसिपेट हमने पार्टिसिपेट ही करना था। उनको हमने अप्रोच किया, उनको हमने बताया कि हमारी एक सोसाइटी है ITU के अंदर, और हमारी ऑर्गेनाइजेशन है नेबुला के नाम से। तो उन्होंने फिर हमें कहा कि क्यों ना, ये असल में होना था कराची के अंदर। अच्छा। तो उन्होंने हमें कहा कि क्यों ना हम इसको लाहौर में भी ऑर्गेनाइज़ कराएं, तो आप हमारी हेल्प करें। तो उसमें हमने फिर उनकी हेल्प की। हमारे साथ मैनेजमेंट में और भी लोग थे। पार्टिसिपेट हमने सिर्फ शौक के तौर पर किया था कि क्यों ना करें पार्टिसिपेट, हम CS के स्टूडेंट्स हैं और नासा का एक इवेंट हो रहा है कोडिंग के रिलेटेड, तो हम भी पार्टिसिपेट करते हैं इसमें। पार्टिसिपेट किया, फिर उसमें हमने मेहनत की थोड़ी सी, अपना आइडिया पेश किया, अपनी एक गेम बनाई जो एक्सो प्लैनेट्स के बारे में थी, और उसकी ग्लोबल नॉमिनेशन होगी। टोटल 9000 टीम्स थी इंटरनेशनली, जिसमें टॉप 900 ने नॉमिनेट होना था इंटरनेशनली, उसमें हमारी भी टीम नॉमिनेट होगी। जबरदस्त। राइट। और एक्सो प्लैनेट्स के बारे में अगर आप नहीं जानते तो एक्सो प्लैनेट्स वो प्लैनेट्स कहलाते हैं जो हमारा सोलर सिस्टम है उससे बाहर के प्लैनेट्स हैं। तो अब्दुल्ला, आप बताइएगा कैसे आइडिया आया आपको उन प्लैनेट्स को भी डिस्कस करने के लिए अपनी ऐप में? गैलेक्सार पूरी गैलेक्सी के बारे में शायद आपने उसी को मद्देनज़र रखकर बनाया हो। जी, हमारा ज़्यादातर इंटरेस्ट था कि हमने नेबुला को शुरू इसलिए किया था कि हम स्पेस में ना प्लैनेट्स को देख चुके हैं, तो इसलिए हमने हमारी शुरुआत एक नॉर्मल सी सैटेलाइट्स टेलीस्कोप से हुआ। तो उसके बाद हमने फिर प्लैनेट्स देखे आसपास। फिर हमने ना आपस में मीटिंग की सोचा हम कोई ना कुछ हम चैलेंज में पार्टिसिपेट करें, कुछ अच्छा करें। तो इसलिए हमने पार्टिसिपेशन में देखा कि ये एक्सो प्लैनेट वाली बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें हमने प्लान बनाया कि क्यों ना कैसे एक्सो प्लैनेट की अगर नासा में एप्लीकेशन से देखेंगे ना, उनकी डिटेल्स बहुत मुश्किल है पढ़ना। तो इसलिए हमारा मेन गोल था कि हम जो बच्चे होते हैं उनके लिए कोई इंटरेक्टिव लर्निंग बनाएं। तो इसलिए हमने गेम बनाई एक्सो प्लैनेट्स की। तो बेसिकली ये होता है कि जो नासा का डाटा हमने इसको छोटा किया, उसको 3D में बनाया, और उसके लिए हमने बहुत मतलब इजी और बहुत फन वे से हमने इसकी गेम बनाई। उसमें आप सन से भी कंपेयर कर सकते हो, जुपिटर से कंपेयर कर सकते हो, और डिफरेंट प्लैनेट के टेक्सचर भी आ जाते हैं। अच्छा, जबरदस्त। अच्छा, ये महर आप बताएगा कि आपको क्या लगता है आइंस्टाइन की जो थ्योरीज थी, जो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी थी, और उसके साथ साथ हम दीगर थ्योरीज भी देख रहे हैं, स्ट्रिंग थ्योरी भी है इस वक्त, तो ये सब थ्योरीज जो हैं इनका इस्तेमाल क्या किया अपने ऐप्स में अपने? क्योंकि अमूमन इनकी डिस्कशन बहुत ज़्यादा होती है जब भी इन पर बात होती है। एक्चुअली इन थ्योरीज का रिलेशन एक्सोप्लैनेट के साथ तो डायरेक्टली नहीं है, बट नेबुला के अंडर हमने क्लाउड चैम्बर बनाया है, और उसके अंडर हमने थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, टाइम डायलेशन और लेंथ प्रोडक्शन को प्रूव करने की काफ़ी कोशिश की है, और उसके लिए डॉक्यूमेंट्री हम बना रहे हैं। होपफुली इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक तक हम उसको एयर कर देंगे अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के ऊपर, जो नेबुला हेडक्वार्टर्स के नेम से। अच्छा, ज़बरदस्त। अच्छा, ये मुझे मज़ीद आप बताएं इमाद की नेबुला ऑर्गेनाइजेशन बेसिकली है क्या?
कब आप लोगों ने इसे स्टार्ट किया, और उसमें भी क्या आप लोग तीनों ही सिर्फ मेंबर्स हैं या और भी लोग आपके साथ हैं? नेबिला ऑर्गेनाइजेशन ऐसे शुरू हुई थी कि महर थे, उनको आइडिया आया कि क्यों ना स्पेस के बारे में हम लोगों को इन्फॉर्मेशन दें, या शौक भी था तो हम लोग एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन या कोई एक ऐसा छोटा सा काम शुरू करते हैं ताकि लोगों को इंटरेस्ट पैदा हो स्पेस के बारे में। तो इन्होंने पहले एक अपने जो 2 दोस्त थे उनके साथ अफलक और शाहसेब उनके साथ मिलके एक टेलीस्कोप खरीदा, फिर ये पार्क में जाके मून साइटिंग कराते थे लोगों को ताकि लोगों को इंटरेस्ट पैदा हो पार्क में। उसके बाद यूनिवर्सिटी में हम लोग थे, यूनिवर्सिटी में उन्होंने कहा कि क्यों ना एक सोसाइटी खोल लेते हैं। राइट, सोसाइटी हमने खोली नेबिला के नाम से, फिर हम भी ऐड हो गए। मैनेजमेंट में और भी हैं, हाशिर है, शाहजेब है, अफलक है और और बहुत सारे लोग दीगर प्लेटफॉर्म्स पे ये सब कुछ कर रहे हैं। आप बताइएगा अब्दुल्ला कि आपको क्या लगता है कि कितनी आगाही की ज़रूरत है? जितनी ये एक्साइटिंग फील्ड है स्पेस, उतनी ख़तरनाक भी है और उतना एफर्ट भी करना पड़ता है आपको इसको लर्न करने के लिए, और फिर एग्जीक्यूशन तो बहुत देर लेटर आती है आपकी लाइफ में। जी, तो आप इस ट्रैक पर चल रहे हैं, क्या करना चाहेंगे आगे चलकर? आगे इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि हम पहला हमारा मेन गोल होगा कि हम पाकिस्तान में स्पेस को एक पूरी मतलब इंडस्ट्री लेके आए स्पेस की। जैसे आप देखेंगे पाकिस्तान में स्पेस के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। यहाँ पर एस्ट्रोनॉमी की और स्पेस की कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। अब बाहर के मुल्क जाएंगे, इंडिया में आई गेस नाम नहीं याद आ रहा, ISRO है उनका अपना स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, वो हमसे बहुत आगे हैं। सैटेलाइट भेज दिया, हाँ, उन्हें चांद तक सैटेलाइट भी भेज दी और हम अभी तक पीछे हैं बहुत। हमारा मेन गोल ये है कि हम फिलहाल हम पाकिस्तान में पहले हम हर बच्चों को स्पेस के बारे में बताएं। ऊपर से हमारा मेन गोल ये भी है जो अनप्रिविलेज्ड चिल्ड्रन है, जिनको सहूलतें नहीं मिलती, जिस तरह लोअर मिडिल क्लास है तो लोअर क्लास कह सकते हैं, हमारा मेन गोल है हम उनका इंटरेस्ट बनाएं स्पेस में। ताकि मोस्टली बैकग्राउंड जिनका बहुत कम होता है वो बहुत मेहनत करके आगे निकलते हैं, हमारे मुल्क का नाम रोशन करेंगे। ज़बरदस्त। अच्छा महर, आप बताएं, जिस तरह से ये गैलेक्सार है या जिस तरह से अभी अब्दुल्ला भी बात कर रहे थे कि लोगों का ज़्यादा इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए आप इसको आसान करके लोगों को सिखा रहे हैं या समझा रहे हैं, तो इसके अलावा भी कोई प्रोजेक्ट शुरू करने का इरादा है? कोई और ऐप आपके जहन में हो क्या आप वो भी बनाएंगे ताकि मज़ीद जो न्यू लर्नर्स हैं उनके लिए आसानी हो? जी श्योर। हमारे पास नेबुला के अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें एक लैब्स का डिपार्टमेंट है जिसके अंदर हमने न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर बना रहे हैं और वो 90% कंप्लीट हो गया हुआ। उसमें थोड़ा सा इशूज़ हैं, हम वो IUET के डीन से डिस्कस करके उसको सोल्यूशन उसका निकालेंगे। सेकेंडली हम एक क्लाउड चैम्बर पर भी वर्क कर रहे हैं, वो हमने बना लिया है और उसके लिए हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं ताकि एक्चुअली में लोगों को आइडिया हो कि हम रेडिएशन को कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं इन ऑब्जर्वेबल यूनिवर्स, और जो स्पेस से कॉस्मिक रेज आ रही हैं उनको हम एक जार के अंदर कैसे कैप्चर करके देख सकते हैं और उनको ऑब्जर्व करके आइडिया ले सकते हैं कि टाइम डायलेशन और लेंथ कंट्रैक्शन एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है, जो आइंस्टाइन ने अपनी थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में बिल्कुल बताया। और इमाद आप भी बताइए, टाइम डायलेशन बड़ा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि वक्त कुछ लोगों के लिए डिफरेंट गुजर रहा है, जो एक जगह पे स्टैटिक खड़े हैं, जो चल रहे हैं उनके लिए वो मुख्तलिफ है। तो ऐसी चीज़ों ने एक्साइट किया आपको? क्योंकि मैं जब भी स्पेस के बारे में जानने की कोशिश करता हूँ या मेरा इंटरेस्ट जो है वो टाइम डायलेशन की वजह से ही आता है। जी, मेरा भी कह सकते हैं इसी तरह था। मुझे स्पेस में पहले से शौक था थोड़ा बहुत, लेकिन जब ये नासा स्पेस ऐप चैलेंज है मुझे ज़्यादा शौक था कोडिंग में, जो मशीन लर्निंग वगैरह हो गई या कोई साइबर सिक्योरिटी के रिलेटेड कोई भी चीज़ कोडिंग के रिलेटेड हो, तो मुझे बहुत शौक था उसका। तो जब महर ने बताया कि स्पेस भी है साथ कोडिंग भी है, तो मैंने कहा क्यों नहीं, फिर मेरे तो दोनों शौक पूरे हो रहे हैं। इस तरह ज़्यादा इंटरेस्ट पैदा हुआ, फिर हमने आगे कंटिन्यू किया। राइट। तो अब्दुल्ला आप बताइएगा, आपका क्या इंटरेस्ट था? मेरा इंटरेस्ट ज़्यादातर शुरू में इस तरह था कि मुझे ये स्पेस डायलेशन इसके बारे में बहुत शौक था, मुझे इसकी इक्वेशन सॉल्व करने का, ताकि हमारी 12th क्लास में मैंने इसके बारे में सीखा था बहुत कुछ। तो इसकी बुनियाद रख के और ये मतलब और पाकिस्तान में हर बंदे को, हर बच्चों को इस स्पेस के बारे में बताने की इंशाल्लाह आप अपने मिशन में कामयाब होंगे। महर, आप लास्ट नोट आपकी जानिब से क्या चाहेंगे कि फ्यूचर में आप पाकिस्तान में क्या माहौल देखें स्पेस को लेकर, और आप खुद उसमें क्या कंट्रीब्यूट करना चाहेंगे? श्योर। मैं ये चाहता हूँ कि हम पाकिस्तान में स्पेस का जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको आगे बढ़ाएं और स्पेस एक्स के लेवल का लेके चलें उनको, और लाइक प्राइवेट कंपनीज भी, इवन दो गवर्नमेंट अगर नहीं करती है लेकिन प्राइवेट कंपनीज खुद से इन चीज़ों को लेके चलें, बिकॉज अगर प्राइवेट सेक्टर में इस चीज़ को बढ़ाएंगे तो होपफुली ये आगे जाके कुछ ना कुछ बड़ा कर सकेंगे। ज़बरदस्त आइडियाज़ हैं और ज़बरदस्त काम इन तीनों स्टूडेंट्स से किया है। महर अली, इमाद, सुहेल और मोहम्मद अब्दुल्ला हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत शुक्रिया।
वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो जनाब। जैसा कि आपको पता है कि आज जुम्मा है, शो का आखिरी हिस्सा है। इसमें हम जिक्र ज़रूर करते हैं अपने फ्लैगशिप शो कारवां सराय का। मुस्तनसर हुसैन तार साहब इसके होस्ट हैं और इसकी कुछ झलकियाँ हम आपको ज़रूर दिखाया करते हैं। आइए देखते हैं इस बार के कारवां सराय की कुछ झलकियाँ। हमारा मसाजिद के बारे में दुनिया भर में जितनी भी मसाजिद हैं, जितनी तो नहीं, जितनी मैंने देखी हुई, उनकी कुछ तफसील। मैं कोई टेक्निकल आदमी नहीं हूँ, माहिर तामीरात नहीं हूँ, लेकिन मेरा ख्याल है कि मैं एक हिसास शख्स हूँ। मैं खूबसूरती को महसूस कर सकता हूँ। मैं ऑरलैंडो आया और मुझे उससे पेशतर लोग बताते रहे कि एक यहाँ पे शानदार मस्जिद तामीर हो रही है, उसमें कारीगर फलां जगह से आ रहे हैं, फलां जगह से आ रहे हैं, और वो अभी ज़ेर तकमील है। तो पिछले वर्ष जब मैं आया तो मालूम हुआ कि मस्जिद जो है वो तामीर हो चुकी। इमाम डॉक्टर सैयद शब्बीर अली किरमानी साहब, वही पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने वक्त दिया। अच्छा, आप रहने वाले कहाँ के? जी, दास्तान ये है कि हमारे दादा या बरसगीर से आए थे, हिंदुस्तान से आए थे पढ़ने, यहाँ पार्टीशन से पहले 1946 में पढ़ने आए थे। एक होता है फिलोसॉफिकल आर्ट और फिर एक होता है उसका मैनिफेस्टेशन। तो इंस्पिरेशन तो कुरान से ही आ रहा है हमारा जितना भी है। जैसे खुदावंद मुताल ने फरमाया कि सनूरी हिमायातना फिल आफाक व फी अनफुसिहिम, कि हमने इनके निशानियां दी हैं उनको आफाक में भी और उनके अंदर में भी। तो अल्लाह कॉन्स्टेंटली हमें ये रिमाइंड करा रहा है। तो इसी तरीके से आप देखेंगे मस्जिद में लाइट भी आ रही है। वो लाइट एक सिंबॉलिक जेस्चर है और वो बता रहा है कि भाई लाइट तो मस्जिद में आ रही है, आपके दिलो दिमाग में कितना लाइट आ रहा है। मिसाल के तौर पर अगर आप सही इस्लाम देखना चाहें, शायद आपको अमेरिका में बेहतर मिले। उसकी दलील ये है कि एक किताब है, उसका नाम है थॉमस जेफरसन कुरान, जो यहाँ पर उन्होंने रखा हुआ है टॉमस जेफरसन। जी, उनके पास 2 कॉपीज थे कुरान की। एक यंग लॉ स्टूडेंट जब थे, फिर उनकी लाइब्रेरी जल गई थी, फिर उन्होंने दूसरा कॉपी खरीदा। अभी तक वो मौजूद है। 2007 सबसे पहले मुसलमान कांग्रेसमैन कीथ एलिसन मिनेसोटा के, जब उन्होंने हल्फ लिया, उन्होंने कहा कि मैं बाइबल पे नहीं लेना चाहता, मैं अपनी किताब पे लेना चाहता, जो कुरान है। तो ब्यूटीफुल एस्पेक्ट अमेरिका का ये है, जो शायद लोगों को ना पता हो, उन्होंने अकोमोडेट किया, उन्होंने बंदोबस्त किया कि हम कुरान आपके लिए लेके आएंगे। तो जनाब देखना मत भूलिएगा कारवां सराय का ये इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव एपिसोड इतवार की शब 8:05 पर लाजमी देखिएगा। बिल्कुल जी, आज एक एनिवर्सरी है और जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। अपनी कवालियों के ज़रिए पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में उन्होंने रोशन किया है और शोहरा आफाक कवाल हैं अजीज़ मियाँ। मद्दाहों से उन्हें बिछड़े 24 बरस बीत गए हैं। उनकी सेहर अंगेज़ कवालियाँ आज भी हाज़रीन पर वजद तारी कर देती हैं। अजीज़ मियाँ कवाल 17 अप्रैल 1942 को नई दिल्ली में पैदा हुए थे। क़याम पाकिस्तान के बाद अहले खाना के हमरा लाहौर में सकूनत इख्तियार की। मारूफ कवाल उस्ताद अब्दुल वहीद से कवाली का फ़न सीखने के बाद पंजाब यूनिवर्सिटी से अरबी, फ़ारसी और उर्दू में MA किया। उनका नाम अब्दुल अजीज़ था, जबकि मियाँ उनका तकिया कलाम था, जिसकी वजह से वो अजीज़ मियाँ के नाम से जाने जाते थे। जिस तरह अजीज़ मियाँ ने फ़न कवाली को अपनाया और नाम बनाया, उसकी मिसाल कम ही मिलती है। वो अपनी बेशतर कवालियाँ खुद लिखते थे, जबकि उन्होंने अल्लामा मोहम्मद इकबाल और कतील शफ़ाई का कलाम भी इंतहाई महारत से गाया है। हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से 1989 में उन्हें प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस से नवाजा गया। बुलंद आवाज़, मुनफरिद अंदाज रखने वाले अजीज़ मियाँ ने शाह ऑफ ईरान के सामने शानदार परफॉर्मेंस देकर गोल्ड मेडल भी अपने नाम किया। अजीज़ मियाँ को फ़न कवाली में गिरां कदर खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान ने सदारती अवार्ड से नवाजा। उन्होंने आखिरी परफॉर्मेंस ईरान के शहर तेहरान में दी, जहाँ वो 6 दिसंबर 2000 को इस जहान फ़ानी से कूच कर गए। ये छोटा सा ट्रिब्यूट आज हमने उनको पेश किया। इसके साथ ही एक्सप्रेसो से हमें दीजिए इजाज़त। आपसे मुलाकात होगी पीर को। अपना ख्याल रखिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बेस्ट ऑफ एक्सप्रेसो ज़रूर देखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।